अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। आज जिस विषय पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, वह विषय कई दिनों से हम सबके दिलों को झकझोर रहा है। पूरे भारतवर्ष में वह विषय आज कहीं न कहीं एक दुख का विषय है, एक सोच का विषय है। वह विषय है आरजी कर हॉस्पिटल रेप और ब्रूटल मर्डर का। और आज सुबह जब हमने अखबार खोला और जब मीडिया में हमने टीवी इत्यादि देखा, जब विक्टिम के पिताश्री ने कुछ सवाल पूछा, जब वह मामला सामने आया तो हमें लगा कि आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल विक्टिम के, जो सवाल उस मासूम डॉक्टर के पिताश्री ने उठाए हैं, उन सवालों को आपके सामने रखना आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक ऐसा पिता है जिसको न्याय नहीं मिला है। वह एक ऐसा परिवार है जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहा है, जिसके मन में आक्रोश है, जिसके मन में डर है, जिसके मन में अपने बच्ची के प्रति, अपने बेटी के प्रति संवेदना है। और इन संवेदनाओं के साथ इन प्रश्नों को उनके पिताजी ने रखा है। मैं एक एक करके उन प्रश्नों को रखूंगा और मैं खुद और हमारी पार्टी भी और देशवासी भी इन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, क्योंकि इस जघन्य कांड में यह प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं या एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अदा करते हैं। These questions that the father of the victim have laid in front of the nation today, these questions are of paramount importance, because on the foundation of the question is based the investigation and the outcome of the investigation. Question number 1, पहला प्रश्न। और पिता पूछते हैं कि जब मेरी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी, उस समय डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ, उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सोचिए पिता की मानसिक हालत, आप सोचिए पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस समय बेटी की लाश, और वह भी इस हालत में, आफ्टर द ब्रूटल मर्डर। वो रिकॉन्साइल भी नहीं कर पाए होंगे, वो अपने आप के साथ भी समझौता नहीं कर पाए होंगे, वो समझ नहीं पाए होंगे कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। और उस समय जब शव उनके घर में रखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई राजनेता नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें एक कोने में ले जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। पैसा आदमी कब देता है? आदमी भ्रष्ट कब बनता है? जब मुंह बंद रखाने की कोशिश की जाती है, या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है, या ऐसा किया जाता है कि भाई देखो हम तो आपको कुछ दे रहे हैं, आप बदले में कुछ हमें भी दो, कुछ बोलो मत। ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए, और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए। We want the answer to this specific question raised by the father of the victim. What was it that the administration was trying to throw under the carpet by paying bribe and money to the parents of the victim? प्रश्न नंबर 2, पिता पूछते हैं और कहते हैं कि पुलिस को लगभग 10:10 सुबह यह मालूम पड़ गया 10 तारीख अगस्त को कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। शव बरामद हो चुका था 10:10 10 तारीख को, मगर मृत्यु उससे बहुत समय पहले हो चुका था। शी वॉज डेड क्वाइट अर्ली। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस एट 10:10 AM। हमें 11 बजे बोला गया कि सुइसाइड किया है आपकी बेटी ने, आधे घंटे के बाद। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं
तो हमें उस सेमिनार कमरे के बाहर जहां हत्या हुई थी, जहां शव था, उसके बाहर 3.5 घंटे इंतजार कराया गया। वी वर फोर्स्ड टू वेट फॉर 3.5 hours। इसके बावजूद कि कई लोग उस कमरे में जा रहे थे और आ रहे थे, मल्टीपल पीपल वर गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट रूम, दे वर एंटरिंग द रूम एंड दे वर एग्जिटिंग द रूम। बट पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है और वो 3.5 घंटे बाहर इंतजार करते हैं केवल और केवल उसे देखने के लिए, और पुलिस उसे अंदर नहीं छोड़ती है, उन्हें रोक के रखती है। और बार बार पिता बाद में कहते हैं, बार बार हमें बताया जा रहा था कि आप यहां मत खड़े होइए, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए। वो प्रिंसिपल जो आज गिरफ्तार है, मिस्टर घोष, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए और वहां बैठिए। हमने मना कर दिया कि हम प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे, हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे। 3.5 घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। आप सोचिए, ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस, ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन? उन 3.5 घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार? और सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में, खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया एंड वी रिफ्यूज्ड, हमने मना कर दिया। शव अंदर पड़ा है बच्ची का, बाहर 3.5 घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं, और एक ब्लैंक कागज, कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए। व्हाई? ये 21st सेंचुरी है, पढ़े लिखे माता पिता हैं, मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो, आप बैठे हैं, मीडिया बैठी है, जागरूक संसार है, उसके बावजूद लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस ऑफिशियल्स टू डिमांड अ सिग्नेचर फ्रॉम द फादर ऑन अ ब्लैंक पेपर। क्या लिखना चाहते थे आप ऊपर में? कि बेटी ने सुसाइड किया है, मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार से कोई मर्डर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूं, ये लिखना चाहते थे? ब्लैंक पेपर में हस्ताक्षर तभी कराते हैं जब आपके मन में खोट है, आपके मन में चोर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो पिता पूछते हैं, व्हाई डिले इन पोस्टमार्टम? कि आखिरकार पोस्टमार्टम करने में, पीएम करने में आपने डिले क्यों किया? पूरा का पूरा टाइमलाइन पिताजी ने उनका दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जो है, जिस प्रकार से काम चल रहा था, एट दी मोस्ट लेट भी करते तो 5 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था, मगर पोस्टमार्टम उसके बाद होता है। सबसे बड़ी बात है जो पिताजी पूछते हैं विक्टिम के, उनके पिताजी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया? बॉडी सुबह मिल गई मगर अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। अंततोगत्वा फोर्स होके हमें 6:30 और 7 बजे के बीच कंप्लेंट लिखना पड़ा। 6:30 और 7 बजे के बीच पिताजी और माताजी जाके कंप्लेंट लिखते हैं कि हमारी बेटी अब रही नहीं, वी सस्पेक्ट फाउल प्ले। और उसके बाद 11:45, माफ करिएगा, 11:45 PM रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज करती है लोकल पुलिस। सुबह 10 बजे बॉडी मिलती है, 11:45 पर एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, जबकि वहां सारे मेडिकल छात्र थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। उसके बावजूद, दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ द अथॉरिटीज, that they did not even go for an FIR till almost the midnight. And the most important question that the father raises, कि वहां मेडिकल छात्र थे जो सब कुछ जानते हैं, स्वाभाविक है, हम जो मेडिकल का छात्र होता है वो जानता है नेचुरल डेथ क्या होती है, अननेचुरल डेथ क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, रेप एंड अटेम्प्टेड मर्डर या रेप एंड होमिसाइड क्या होता है,
ये सब विषय, ये टर्मिनोलॉजीज मेडिकल छात्र जानते हैं। वहां हर कोई सब कुछ जानता था। उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस की धृष्टता को देखिए कि उन्होंने जो लिखा है उसमें कॉज ऑफ डेथ में अननेचुरल डेथ केस लिखा है। मतलब होमिसाइड नहीं लिखा, मर्डर नहीं लिखा, अननेचुरल डेथ केस, जैसे कि किसी बीमारी से अननेचुरली पता नहीं ये हो गया हो। जो क्लियर दिख रहा है उससे भी कन्नी काटने की कोशिश जिस प्रकार से प्रशासन और बंगाल की पुलिस ने किया है, इस सवाल को पिता ने उठाया है। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई डिड नॉट द हॉस्पिटल रजिस्टर और लॉज एन एफआईआर। ये हॉस्पिटल ने एफआईआर क्यों नहीं किया, माता पिता को कंप्लेंट क्यों देना पड़ा, ये बहुत पर्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिमेटोरियम में जो हुआ उस विषय को लेकर। बच्ची के शव को घर लाया जाता है और स्वाभाविक है माता पिता अभी तक रिकॉन्साइल नहीं कर पाए हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ है नहीं। वो चाहते थे कि बच्ची को कुछ और समय तक हम अपने घर में रखें। दे वॉन्टेड टू कीप द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलव्ड डॉटर इन देयर होम फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम सो दैट ऑल द रिलेटिव्स, द नियर एंड द डियर वंस, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, कैन स्पेंड द लास्ट टाइम विद द डॉटर। अपनी बच्ची के साथ कुछ समय वो एकांत में बिताना चाहते थे, मगर उन्हें फोर्स किया गया। और यहां वो पिताजी कहते हैं कि ताला पुलिस स्टेशन जो था उसके 300 से 400 जवान वो हमें नॉन स्टॉप घेरे हुए थे। आप सोचिए, माता पिता, बूढ़े माता पिता के कंधे पर जवान बेटी या बेटे के शव का बोझ, वो अपने आप में किसी भी सोसाइटी में उससे भारी बोझ नहीं होता है। एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रॉमा, और उसके ऊपर 300-400 पुलिसकर्मी माता पिता को घेरे हुए, जल्दी से क्रिमेशन करिए, जल्दी से क्रिमेशन करिए। एंड द फादर सेज वी वर लिटरली फोर्स्ड टू क्रिमेट द बॉडी, वी हैड नो ऑप्शन। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमने फोर्सफुली क्रिमेशन किया। और 5वां प्रश्न अपने आप में ही बहुत घातक है। 5वां प्रश्न जो हमारी विक्टिम है, उनकी आंट और उनके पिताजी दोनों ने पूछा है। जो बाकी रिश्तेदार थे, लगभग 15 रिश्तेदार उस समय अस्पताल आ चुके थे जहां मर्डर, होमिसाइड, रेप इत्यादि हुआ है। जहां ये जघन्य कांड हुआ था वहां 15 रिश्तेदार आ चुके थे। इन 15 रिश्तेदारों के मौजूदगी में सबने देखा कि माता पिता कार में बैठ के एम्बुलेंस के आगे गए। सभी रिश्तेदारों की इच्छा थी कि हम एम्बुलेंस में बिटिया के साथ जाएं। स्वाभाविक है माता पिता को बहुत आघात लग रहा होगा, वो कार में गए हैं, मगर रिश्तेदार एम्बुलेंस में बैठना चाहते थे। और जब इस विषय को लेकर रिश्तेदारों ने पुलिस को अप्रोच किया कि हम बिटिया के साथ एम्बुलेंस में जाएंगे, हम उनकी बुआ हैं, हम चाची हैं, हम काकी हैं, आमी काकी माँ, मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, उस समय पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस के गेट को बंद कर दिया और कहा नहीं, आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहां का जो टीएमसी का लोकल काउंसिलर है उसने अपने आप को लोकल गार्डियन लड़की का घोषित कर दिया है और वो एम्बुलेंस में बैठ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जहां 15 रिश्तेदार हो, माता पिता हो, वेयर वॉज द डर्थ ऑफ अ गार्डियन? Were there no local guardians that a counselor of TMC had to become a local guardian to sit in the ambulance? एम्बुलेंस में उस लोकल गार्डियन, कोट अनकोट टीएमसी का काउंसलर, उसने क्या किया? Did he play with the evidences or did he destroy the evidences inside the ambulance? आखिरकार उनके रिश्तेदारों को एम्बुलेंस में जाने की अनुमति पुलिस ने अफरा तफरी में क्यों नहीं दी? अफरा तफरी में एम्बुलेंस के गेट को क्यों बंद किया और तुरंत एम्बुलेंस को वहां से क्यों भगाया? इन अ हरी, इन अ जिफी, आज अखबारों में लिखा हुआ है, लेफ्ट इन अ हरी। क्यों? और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पिता पूछते हैं कि जब क्रिमेशन चल रहा था
उस समय टीएमसी के एक एमएलए वहां लगातार मौजूद रहे, वो यहां वहां अफसरों के साथ बात कर रहे थे और 2 टीएमसी के काउंसलर वहां मौजूद रहे। आखिर ऐसा क्या था कि टीएमसी के नेताओं को क्रिमेशन के दौरान मौजूद रह के वहां के जो लोकल डीएम हैं, वहां के जो एसपी हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, उनको बार बार कुछ ना कुछ हिदायत देनी पड़ रही थी? क्या कारण था? वाई वॉज दिस हैपनिंग? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमेशन ऑफ द विक्टिम, ये क्यों हो रहा था? और पिता ने बहुत इमोशन के साथ एक प्रश्न पूछा है, ये इमोशन का विषय है। उन्होंने कहा कि क्रिमेटोरियम में जो फीस लगती है वह फीस भी मुझसे नहीं लिया गया, किसी और ने दे दिया। मेरी बेटी पता नहीं क्या स्वर्ग से सोच रही होगी कि मेरे पिता ने मेरे क्रिमेशन का पैसा भी नहीं भरा। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मगर ये वाकई एक बहुत इमोशनल विषय है। एक पिता और एक माता जो अपने बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जो कुछ पैसे होते हैं वो देना चाहते हैं, मगर वो किसी और ने दे दिया है, किसी पॉलिटिशियन ने, कोट अनकोट, मुझे पता नहीं पॉलिटिशियन ने दिया या अधिकारी ने दिया, इस विषय में क्लैरिटी नहीं है, किसी ने क्यों दिया। वहां भी डीसी नॉर्थ पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, यहां भी उसी प्रकार की हालत है। तो पिता पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार से मुझे बार बार पैसा क्यों देने की कोशिश हो रही है। पिता का आखिरी प्रश्न है कि जो डीसी सेंट्रल है, इंदिरा मुखर्जी और कई आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ के तथ्य को रख रहे हैं, वो तथ्य पूरी तरह से सरासर झूठ है, इसलिए उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाए। एक वीडियो भी इनके पिताजी का पहले दिखाया गया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें किसी ने पैसा देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसका भी आज खुलासा किया है, उससे भी पर्दा हटाया है कि जब बिटिया की जघन्य तरह से मौत हुई, उसके पश्चात कुछ पुलिस अधिकारी हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक तरीके से हो और इन्वेस्टिगेशन में हम किसी प्रकार से त्वरितता दिखाएं, तो आप जो हम कह रहे हैं वही वीडियो में कहिए। आप कहिए कि हम ठीक कर रहे हैं और हमने आपको पैसा देने की कोशिश नहीं की। इसलिए कौन सा पिता या कौन सी माता नहीं चाहती है कि उनके बच्चे के मृत्यु का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो त्वरित गति से हो, वो शीघ्र हो। तो स्वाभाविक है इसमें भी पिता के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे जो वीडियो लिया गया है उसके विषय में कल खुलासा हुआ है। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विनीत गोयल, कमिश्नर कलकत्ता, अपने पद पर, अपने आसन पर बने रहेंगे, यह संभव नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो। एक बहुत बड़ी बात और है, आप सबको मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा और इस चिट्ठी के विषय में बताना चाहता हूं। यह चिट्ठी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष साहब ने लिखा है। 10 तारीख की चिट्ठी है। जो हत्या और रेप विक्टिम का होता है वो इंटरवेनिंग नाइट 8 और 9 तारीख के बीच होता है और 10 तारीख को यह चिट्ठी जारी की जाती है। इस चिट्ठी का मेमो नंबर है RKC/4197 और यह चिट्ठी संबोधित है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल। ये मेडिकल कॉलेज के PWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को और बाकी इंजीनियर्स को संबोधित है। आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि जो सेमिनार हॉल है, जिस सेमिनार हॉल में ये जघन्य कांड हुआ, उसके साथ वाले डॉक्टर्स रूम और उसके साथ वाले डॉक्टर्स टॉयलेट और जो स्टाफ की टॉयलेट है उसे डेमोलिश करके फिर से बनाया जाए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन ने, मीडिया ने इस पे सवाल उठाया था, उस समय कलकत्ता की प्रशासन ने, कॉलेज के प्रशासन ने, बंगाल की सरकार ने, ममता जी ने कहा था ये निर्णय तो पहले से हो चुका था, ये 8 और 9 तारीख के पहले से निर्णय हो चुका था। इट हैड नथिंग टू डू विद द डेट्स। मगर ये चिट्ठी इशू हुई है 10 तारीख को, अर्थात हत्या और बलात्कार के पश्चात ये चिट्ठी आनन फानन में इन्होंने एक्सप्रेस मोड ये चिट्ठी इशू हुई है। और सबसे बड़ी बात है इस चिट्ठी में कि PWD डिपार्टमेंट सेज दैट इंजीनियर्स
ने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है? मीटिंग उसी दिन हुई है, 10 तारीख को। किसके साथ हुई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, and the director of medical education, department of health and family welfare, government of west bengal. आप सोचिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ 10 तारीख को मीटिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए, और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है। बॉडी की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है, बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटे की डिले हो रही है, मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत, और तुरंत नोटिस निकल जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। क्यों? स्टाफ टॉयलेट को और डॉक्टर्स के टॉयलेट को इतनी त्वरितता के साथ क्यों डेमोलिश किया गया? और जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इस डेमोलिशन के फोटो को ट्विटर, सोशल मीडिया इत्यादि में छोड़ा, उनके ऊपर कार्यवाही हुई, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया कि ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चिट्ठी झूठ नहीं बोलती। 10 तारीख की ये चिट्ठी है। आनन फानन में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स नन अदर देन चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुक्म देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुक्म दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुक्म पर अगर आप उसी दिन चिट्ठी जारी करते हैं और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हत्यारा होगा, मैं सीबीआई नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं पुलिस भी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मगर मेरे में भी इतनी बुद्धि है कि जहां हत्या और बलात्कार हुआ है, हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलात्कारी वो स्टाफ टॉयलेट गया होगा, खून के धब्बों को मिटाने के लिए गया होगा, अपने आप को साफ करने गया होगा। तो आपने उस क्षेत्र को तोड़ क्यों दिया? और सीबीआई अगस्त 13 को पिक्चर में आती है, और जब अगस्त 13 को सीबीआई पिक्चर में आती है, प्रोब को अपने हाथ में लेती है, तब तक ना स्टाफ टॉयलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉयलेट है, क्योंकि उन्हें 10 तारीख को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर, विनीत गोयल जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर अ फेयर ट्रायल एंड जस्टिस टू द विक्टिम। दूसरी बात है, मैं ये मांग करता हूं कि ममता जी और विनीत गोयल जी के बीच जो भी टेलीफोनिक वार्ता 72 आवर्स ऑफ द हीनियस क्राइम में हुए हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड को रिट्रीव किए जाए, कितनी बार फोन हुए हैं और उनमें किस प्रकार की बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस पर भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, जहां तक कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है, एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हाँ, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब ये कौन क्या त्याग कर रहा है? ये सब अपने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, परिवार के नाम को जीवित रखने के लिए
ये क्या त्याग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश जी, सोनिया जी, लालू जी, ये सारे लोग हिंदुस्तान और हरियाणा के भलाई के लिए त्याग की बात कर रहे हैं? ये सारे लोग अपने अपने बबुआ कैसे कैसे सेट हो जाएं, इनके बच्चे कैसे कैसे ठीक जगह सेट हो जाएं, उसके लिए ये सब त्याग त्याग कर रहे हैं। ये त्याग हमारे और आपके लिए है, इनके लिए त्याग तो कोई शब्द ही नहीं है। इनके लिए तो है कि कुर्सी केवल हमारे परिवार की होनी चाहिए, बस। See, I will go through the issue. I'll go through the issue and then I will come back on this because I'm not well versed with this issue. I'll go through the issue. I'll go through the issue. Of course, I'll before replying anything, I have to go to the depth of the issue and then reply. मुझे याद है ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, आम आदमी पार्टी में थे, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप सब आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज कुछ अनूठा हुआ नहीं। गौतम जी ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक देश है, ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो कुछ क्या क्या कहा था उन्होंने, मैं याद दिलाना चाहूँगा। और इट इज़ इन सिंक विथ कांग्रेस थॉट प्रोसेस। जैसी कांग्रेस की सोच है, मुझे लगता है गौतम जी ने भी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था वैसी ही सोच है। गौतम जी ने कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। आप तो जानते ही हैं, कांग्रेस तो मानती ही नहीं है। कांग्रेस के लिए तो सर्वे सर्वा गांधी परिवार ही है। तो जैसे कांग्रेस वैसे ही गौतम जी ने पहले भी कहा था, और उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। तो सोनिया जी भी कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन सोनिया जी के कहने पर एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो राहुल गांधी हो या गौतम जी हो, तो दोनों ही राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तो आज दोनों मौसेरे भाइयों का मिलाप हो गया है जो राम को नहीं मानते हैं। और तीसरी बात जो कहा था गौतम जी ने कि ये गौरी गणपति कौन है, गणपति जी, ये गणपति आदि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ये गणपति जी कौन है आपको महाराष्ट्र बताएगा। गौतम जी, आपने कहा ना गणपति जी कौन है, मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा, उनको नहीं मानता हूं। राहुल जी, आप भी गणपति जी को नहीं मानते हैं, मैं जानता हूं। और मैं इस पोजीशन से आज महाराष्ट्र से एक सवाल करता हूं। महाराष्ट्र के मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों के कारण आज पूरे विश्व में धूमधाम से हम सब गणपति जी को मानते हैं, मगर जिस धूमधाम से आप लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, विसर्जन करते हैं, वो एक उत्सव होता है, एक गौरव का विषय होता है सनातन के लिए। और आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ राहुल गांधी खड़े हैं जो कहते हैं गणपति कौन है, मैं तो गणपति को मानूंगा ही नहीं। तो राहुल गांधी जी का इस पे क्या कहना है? वो गणपति को मानेंगे और पूजा करेंगे, या चूंकि गौतम जी आ गए हैं राहुल जी के पास, तो महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेता अब गणपति जी की पूजा नहीं करेंगे? इसका उत्तर भी दे जरा वो। धन्यवाद।